Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे राजनीतिक एक्टिविस्ट और चिंतक की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने संघर्षों के माध्यम से पहली बार मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर एक मूर्त क्रांति की थी और इस मूर्त क्रांति या वास्तविक क्रांति के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर काम करने का दावा करती थी और जो इसके माध्यम से एक समतामूलक या वर्गहीन समाज बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही थी। आज हम जिस राजनीतिक एक्टिविस्ट और चिंतक की बात करेंगे वो हैं V.I. लेनिन, जिनका जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु 1924 में हुई थी। V.I. लेनिन के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो कई भागों में बटी होगी, लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले हमें इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेने की आवश्यकता है कि लेनिन सिर्फ ऐसे राजनीतिक एक्टिविस्ट और चिंतक नहीं थे जिन्होंने मार्क्सवाद की मुख्य पहलुओं को उठाया और उसे रूस में लागू कर दिया, जो कि बाद में सोवियत यूनियन बना। इसके बजाय उन्होंने मार्क्सवाद में कई बुनियादी संशोधन किए, रूस की परिस्थितियों के अनुसार उसमें कई तरह के बदलाव किए, मार्क्सवाद के भीतर मौजूद कई स्थापनाओं को और ज़्यादा विस्तार दिया और इसके साथ ही जो नई तरह की परिस्थिति उभर कर सामने आ रही थी पूरे विश्व में, उसके आधार पर उन्होंने साम्राज्यवाद की अपनी एक अलग तरह की या नवीन तरह का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। तो आज हम जो पूरी चर्चा करेंगे उस पूरी चर्चा की जो एक रूपरेखा होगी वह इस तरह से होगी। सबसे पहले हम लेनिन के जीवन परिचय पर ध्यान देंगे और उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं या कौन से पैम्पलेट या अन्य छोटी पुस्तिकाओं के रूप में जो उनकी रचनाएं रही हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कृतियों या रचनाओं की एक सूची पर हम नज़र डालेंगे और फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि लेनिन के विचारों को, जिन्हें कि बाद में लेनिनवाद के नाम से भी जाना गया, उसका मार्क्सवाद से किस तरह का जुड़ाव है, विचारधारा के बारे में लेनिन के क्या विचार हैं, साम्राज्यवाद के संदर्भ में उन्होंने किस तरह से विश्लेषण किया है, पार्टी के बारे में भी लेनिन के विचारों का हम विश्लेषण करेंगे, बोल्शेविक क्रांति जब हुई तो उस समय की जो स्थितियां बनी उसके बारे में लेनिन ने किस तरह से विचार किया और कैसे यह विचार जो बोल्शेविक क्रांति से पहले का मार्क्सवादी चिंतन था या जिसे हम स्थापित मार्क्सवादी चिंतन कह सकते हैं, उसमें जो क्रांति की पूरा विचार था उससे वह कैसे अलग था, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम यह देखेंगे कि क्रांति के बाद के दौर में लेनिन ने किस तरह के विचार रखे और आखिर में हम लेनिन की कुछ आलोचनाओं पर नज़र डालेंगे और उसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जिसके कारण से बहुत सारे तबकों में या बहुत सारे बौद्धिक घेरे में, बौद्धिक लोगों के समूहों में यह माना जाता है कि लेनिनवाद एक प्रासंगिक विचार है। अगर हम लेनिन के जीवन परिचय की बात करें तो सबसे जो बुनियादी चीज़ हमें लेनिन के बारे में याद रखने की ज़रूरत है वह यह है कि लेनिन इनका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि एक छद्म नाम था ऐसे व्यक्ति का जिसका वास्तविक नाम व्लादिमीर इलियिच उलानोव था और व्लादिमीर इलियिच उलानोव, जिन्हें आगे चलकर लेनिन के नाम से जाना गया, उनका जन्म सिम्बिरस्क, अब इसे उलेनोस्क कहते हैं, यहाँ पर 22 अप्रैल 1870 को हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1924 को गोर्की नामक स्थान पर हुई। लेनिन का जन्म एक अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में हुआ था और इनके परिवार के सदस्य काफ़ी पढ़े लिखे थे। उनके पिता उदारवादी स्कूलों के इंस्पेक्टर थे जिनमें अपने सार्वजनिक कर्तव्य की बहुत गहरी भावना थी। जब लेनिन मात्र 16 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके अगले साल फिर भी लेनिन ने अपने स्कूल की परीक्षा दी और लेकिन परीक्षा के समय ही
इनके भाई या उस परीक्षा से कुछ पहले इनके भाई अलेक्जेंडर को जार की हत्या के षड्यंत्र में भाग लेने के लिए फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन लेनिन ने असाधारण दृढ़ता का परिचय दिया और इस परीक्षा में और सबसे अच्छा अंक लाकर उन्होंने यह परीक्षा पास कर ली। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि लेनिन के जीवन में एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि परिवार में उदारवादी और क्रांतिकारी मूल्य मिले, दूसरी तरफ से लेनिन बचपन से ही जिन बाधाओं का सामना कर रहे थे उसके कारण उनके भीतर एक तरह की दृढ़ इच्छा और क्रांतिकारी बदलाव की ओर रुझान साफ तौर पर सामने आया। इसके बाद लेनिन ने कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विश्वविद्यालय में लंबे समय तक नहीं रह पाए और छात्रों में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण उन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने खुद को क्रांतिकारी गतिविधि में समर्पित कर दिया। उनके एक भाई और दो बहनों ने भी यही किया था, यानी कि पूरे परिवार में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ाव रखने की एक परंपरा थी। सन 1900 तक ये लगातार से जुड़े विषयों पर लिखते रहे। अब तक उन्होंने खुद सेंट पीटर्सबर्ग के मार्क्सवादियों के नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। तो धीरे धीरे जो उन्होंने लेखन किया और जिस तरह की उनकी गतिविधियां चलती रहीं, वो एक क्रांतिकारी समूह के नेता के रूप में उभरने लगे थे। लेनिन ने पीटर्सबर्ग के जो क्रांतिकारी थे उन्हें गहरे प्रोपेगेंडा से आर्थिक जन आंदोलन की ओर मोड़ने में प्रभावकारी भूमिका निभाई। यानी कि वो यह चाहते थे कि एक सुव्यवस्थित अध्ययन और समझ के आधार पर जो लोग सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं वे अपनी गतिविधियों को संचालित करें, बजाय इसके कि कुछ मोटे तौर पर चलने वाली हवाबाजी या कुछ नारेबाजी के आधार पर वो किसी भी तरह की कार्रवाई करें। तो इसी लिहाज से उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के जो क्रांतिकारी थे या जो मार्क्सवाद के रुझान रखने वाले लोग थे, उन्हें एक खास तरह की आर्थिक और सुनियोजित बदलाव की चिंतन की ओर मोड़ने का प्रयास किया। सन 1900 में ही लेनिन जेनेवा में प्लेखनोव के समूह से जुड़ गए। प्लेखनोव वो शख्सियत थे जो कि मार्क्सवादी थे और जिन्होंने सबसे पहले अलग से डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के रूप में मार्क्सवाद को व्यक्त किया था, या कम से कम उन्होंने शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था यह बताने के लिए कि मार्क्स के लेखन में जो अलग अलग तरह के विचार हैं उन्हें हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद लेनिन ने जार के खिलाफ, जो कि रूस के शासक थे, उसके खिलाफ शिकायतों का आवाज़ देने के लिए इस्करा नामक अखबार निकालने की योजना बनाई और इसके साथ ही वो इस अखबार को एक ऐसे मंच के रूप में भी विकसित करना चाहते थे जिससे ऐसे लोग जुड़ें जो कि आगे चलकर एक अनुशासित पार्टी बना पाएँ। यानी कि वो चाहते थे कि विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी इस्करा के माध्यम से एक जगह एकत्रित हों। लेनिन ने संवैधानिक सुधारों के माध्यम से परिवर्तन की कल्पना करने वाले मेन्शेविकों के विचार का विरोध किया और वह मानते थे कि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से आमूलचूल बदलाव या कोई बहुत बुनियादी रेडिकल बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई रेडिकल बदलाव करना है तो उसके लिए क्रांतिकारी राजनीति की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह क्रांतिकारी बदलाव जो है वो मार्क्सवाद की बुनियाद पर या मार्क्सवाद के सिद्धांतों को अपनाकर ही हो सकता है। लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक पार्टी द्वारा की गई अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया और विश्व के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की। उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के गठन में भी मुख्य भूमिका की। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में विभिन्न देशों के कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता एकत्रित होते थे और वे अपने देश के हालात पर और अलग अलग मुद्दों पर जो विश्व में मौजूद होते थे एक राय बनाकर चलने की कोशिश करते थे। और जब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठकें होती थी तो उसके माध्यम से खुद लेनिन के विचारों को भी पूरी दुनिया में एक तरह का विस्तार मिला। लोग उनके विचारों को जानने लगे और इससे सामाजिक लोकतंत्र के विरोध में कम्युनिज्म या साम्यवाद को परिभाषित करने में सहायता मिली। तो एक ऐसी ज़िंदगी लेनिन ने जी जो खुद तो सादगी से भरी हुई थी ही, उसके साथ ही वो लगातार लेखन, चिंतन और एक्टिविस्ट की भूमिका के रूप में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष व्यक्ति के जीवन के रूप में रही। और लेनिन ये हमेशा ही प्रयास करते रहे कि समाज में लोगों का रुझान समतावादी विचारों की ओर बढ़े और ऐसा प्रयास उन्होंने सिर्फ अपने देश तक ही नहीं किया बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी वो क्रांतिकारियों को इसी दिशा में प्रशिक्षित करने का
प्रयास करते रहे, या कम से कम यह उनका एक बड़ा लक्ष्य रहा। अगर हम लेनिन की प्रमुख कृतियों की बात करें तो उसमें कुछ प्रमुख कृतियों का ही मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, क्योंकि वो अपने जीवन भर लेखन करते रहे और कई समय पर उन्होंने कुछ छोटे छोटे पैम्पलेट्स लिखे या कुछ पुस्तिकाएँ लिखी जो उस समय पर चलने वाली राजनीति पर टीका टिप्पणियाँ थीं और जो यहाँ के वर्णन में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हैं। तो जो उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं वो इस प्रकार हैं: द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ होम मार्केट फॉर लार्जर स्केल इंडस्ट्री, ये 1899 में प्रकाशित हुई थी। व्हाट इज़ टू बी डन 1902 में, द एग्रेरियन प्रोग्राम ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट रशियन रिवोल्यूशन 1907 में, द पोजीशन एंड टास्क्स ऑफ द सोशलिस्ट इंटरनेशनल, यह 1914 में प्रकाशित हुई। द वार एंड रशियन सोशल डेमोक्रेसी 1914 में प्रकाशित हुई। कॉन्स्पेक्ट्स ऑफ हिगल्स बुक द साइंस ऑफ लॉजिक 1914 से 16 के बीच में प्रकाशित हुई। स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 में प्रकाशित हुई। द इमीडिएट टास्क्स ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट 1918 में प्रकाशित हुई। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं थीं लेनिन की। कुछ और रचनाएं हैं जो इस सूची का भाग नहीं हैं, लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ते हुए इस बात पर विचार करें कि असल में लेनिन के विचारों या लेनिन का जो मार्क्सवाद से जुड़ाव है वो किस रूप में है, तो सबसे पहले हमें इस बात की एक समझ बनानी होगी कि जब हम लेनिनवाद शब्द का या लेनिनिज्म वर्ड को सुनते हैं तो या इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका एक बुनियादी अर्थ यह है कि मार्क्सवाद की बुनियादी संकल्पनाओं को स्वीकार करने वाला एक ऐसा वाद या विचारों का एक ऐसा समूह जो मुख्य रूप से लेनिन के द्वारा आगे बढ़ाया गया, और इसमें मार्क्सवाद की बुनियादी प्रस्थापनाओं को स्वीकार करने के बावजूद कुछ मामलों में संशोधन किए गए, लेकिन बुनियादी रूप से मुख्य रूप से इस बात को स्वीकार किया गया कि सामाजिक परिवर्तन का और एक समाजवादी राज्य की स्थापना का जो मुख्य रास्ता है वह वही रास्ता है जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने बताया था। और इस हिसाब से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर समाज का विश्लेषण, क्रांति के बाद एक वर्गहीन साम्यवादी समाज की स्थापना, और हम कह सकते हैं जिसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मार्क्सवाद के भीतर कहा गया, या फिर दूसरे कई ऐसे आयाम जो इस बुनियादी रूप से ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना से जुड़े हुए हैं या पूंजीवाद के विश्लेषण से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे आयामों को लेनिनवाद मार्क्सवाद से स्वीकार करता है और यह बुनियादी रूप से मार्क्सवाद के विस्तार के रूप में ही खुद को प्रस्तुत करता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इन दोनों के विचारों को स्वीकार करने के बावजूद जो लेनिन थे उन्होंने अपने विस्तारों को आगे आयाम दिया। लेकिन अगर फिर भी हम कुछ बिंदुओं में मार्क्सवादी लेनिनवाद के प्रमुख घटकों को समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें विश्लेषण की प्रणाली के रूप में द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद को अपनाया जाता है। उत्पादन के साधनों यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और उत्पादक शक्तियों प्रोडक्टिव फोर्सेज के स्तर से वर्ग संबंधों के जुड़ाव के अध्ययन के रूप में राजनीतिक अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल इकोनॉमी और वैज्ञानिक साम्यवाद के सिद्धांत को भी स्वीकार किया जाता है। और इसके बाद हम आगे यह देखेंगे कि किस तरीके से लेनिन के अपने विचार मार्क्स से आगे जाते हैं और कुछ मामलों में वो मार्क्स के विचारों की सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं। अगर हम विचारधारा के बारे में लेनिन के विचारों को देखें तो यह बात साफ होती है कि वो कार्ल मार्क्स से एक कदम आगे जाने की बात कर रहे हैं। मार्क्स और एंगल्स द्वारा विचारधारा को एक नकारात्मक परिघटना के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसमें यह कहा गया कि यह विरोधाभासों को विकृत तरीके से प्रस्तुत करती है और गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका अर्थ यह है कि जो वास्तविकता होती है उसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखने का काम विचारधारा के द्वारा किया जाता है और जो चीज़ें अन्याय के रूप में होती हैं विचारधारा के माध्यम से उसे ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो कोई गंभीर अन्याय नहीं हो रहा हो या फिर न्याय की ही व्यवस्था हो। पूंजीवादी संबंधों का विशिष्ट विश्लेषण करने से मार्क्स और एंगल्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि विचारधारा एक इन्वर्टेड या उल्टाव वाली चेतना होती है और यह इन्वर्टेड हकीकत और इन्वर्टेड चेतना जो होती है, जो लोगों की समझ होती है एक तरीके से,
जो कि गलत समझ के रूप में सामने आती है, और जो हकीकत होती है जिसको कि गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उन दोनों के बीच के एक आभास के मध्यस्थ स्तर का निर्माण करती है, और यह खुद में एक अलग तरह की हकीकत को प्रस्तुत करती है। मोटे तौर पर हमें यह समझ कर रखना है कि मार्क्स और एंगल्स की विचारधारा में के लेखन में विचारधारा या आइडियोलॉजी को एक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। वहीं लेनिन जो हैं वो इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं की तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेनिन यह कहते हैं कि वर्ग टकराव की स्थिति में विचारधारा शासक वर्ग के हितों से जुड़ी हुई लगती है और इसकी समीक्षा प्रभुत्व के अधीन रहने वाले वर्ग से जुड़ी होती है। तो वो विचारधारा की एक ऐसे आयाम की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर शासक वर्ग की प्रभुत्वशाली विचारधारा तो होती ही है, लेकिन एक अलग वर्ग द्वारा शासक वर्ग की विचारधारा की समीक्षा भी की जाती है। जो चीज़ शासक वर्ग के द्वारा सामान्य, सर्वस्वीकृत और एक सार्वभौमिक नियम के रूप में प्रस्तुत की जाती है, इसकी समीक्षा करने वाला समूह इसे अपने नज़रिए से देखता है, इसकी सीमाओं को रेखांकित करता है, और यह जो एक विचारधारात्मक दृष्टिकोण होता है वह शासक वर्ग की असलियत को सामने लाने का काम करता है, उसकी सीमाओं को बताता है, और जो दूसरे समूह होते हैं जो शासित वर्ग के अधीन होते हैं, इससे उनके भीतर एक तरह की राजनीतिक जागरूकता आती है, अपने हितों के बारे में राजनीतिक चेतना आती है। यह समूह यह समझ पाता है कि शासक वर्ग के द्वारा जिसे सच्चाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे एक बेहतर योजना या बेहतर नीति या बेहतर कार्यप्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी सीमाएं क्या हैं। और वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि जब बुर्जुआ व्यवस्था होती है तो बुर्जुआ विचारधारा काफ़ी प्रभुत्वशाली स्थिति में होती है, और ऐसी स्थिति में समाजवादी विचारधारा के द्वारा उसके बुर्जुआ विचारधारा द्वारा स्थापित सत्य को चुनौती दी जाती है, और एक ऐसी विचार को सामने लाने की कोशिश की जाती है जो कि सर्वहारा के दृष्टिकोण से, प्रोलेटेरिएट के दृष्टिकोण से सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करती है। जो ये लेनिन की पूरी सोच है या उनका जो पूरा विश्लेषण है विचारधारा के बारे में, उसने आगे बहुत से मार्क्सवादी चिंतकों को प्रभावित किया, जिसमें ग्रामसी सबसे प्रमुख हैं। हम जानते हैं कि ग्रामसी ने हेजेमनी की अवधारणा प्रस्तुत की, और आगे हम ग्रामसी पर भी एक अलग से विचार करेंगे, वो हमारी चर्चा के एक अलग विषय के रूप में है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यह इंगित करना चाहता हूँ कि ग्रामसी भी यह मानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होने चाहिए जो कि श्रमिक वर्ग को यह बताएं, मजदूर वर्ग को यह बताएं कि असल में जिस चीज़ की हेजेमनी या जिस चीज़ का वर्चस्व बना हुआ है वह किस तरह से उनके हितों की उपेक्षा करता है या उनके हितों के खिलाफ जाता है, और वो श्रमिक वर्ग में एक तरह की जागरूकता लाने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो पूरा विचार ग्रामसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह विचार काफ़ी हद तक लेनिन से प्रभावित था, जहाँ वो प्रभुत्वशाली पूंजीवादी या बुर्जुआ वर्ग की विचारधारा के विपरीत सर्वहारा वर्ग की समाजवादी विचारधारा की अस्तित्व की बात करते हैं, उसे बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर लेनिन ने विचारधारा के संदर्भ में एक नए तरह के आयाम को जोड़ा। मार्क्स और एंगल्स के विपरीत लेनिन की जो पार्टी संबंधी विचारधारा है वह भी एक नए तत्व को प्रस्तुत करती है। मार्क्स और एंगल्स मोटे तौर पर पार्टियों के अस्तित्व को मानते हैं, क्योंकि उनके समय तक पार्टियां अस्तित्व में आ चुकी थीं। लेकिन जो एक खास बात है मार्क्स और एंगल्स के लेखन में, वह यह है कि वे यह मान कर चलते हैं कि जब मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था में रहता है और उसे लगातार शोषण का सामना करना पड़ता है, वह धीरे धीरे एक तरीके से सर्वहारा बन जाता है, उसके पास अपनी जीविका का कोई साधन नहीं होता है, तो उसके भीतर एक राजनीतिक चेतना का संचार होता है, और यह राजनीतिक चेतना स्वतः स्फूर्त या स्पॉन्टेनियस तरीके से मजदूर वर्ग के भीतर आती है, और मजदूर वर्ग फिर इसी के आधार पर अपने आप को संगठित करता है और फिर वो क्रांति की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन एक सुनियोजित रूप से पार्टी बने, इसकी बात मार्क्सवादी लेखन में बहुत साफ तरीके से नहीं आती है। लेनिन न सिर्फ एक सुनियोजित पार्टी की बात करते हैं, बल्कि वे यह बात भी करते हैं कि जो ऐसी पार्टी होगी वह पार्टी एक तरीके से वैनगार्डिज्म के आधार पर, अगुआ दस्ते के आधार पर काम करेगी। इसका क्या अर्थ है
इसका अर्थ यह है कि और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध काम व्हाट इज़ टू बी डन में इसके बारे में विस्तार से लिखा और इसका जो वो एक प्रमुख अगुवा दस्ते की जो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं या वैनगार्ड की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, उसका मकसद यह था कि जो कुछ ऐसे लोग हों जो पूरी तरीके से इस बात को माने कि कुछ खास तरह की विचारधारा है जिसका प्रभुत्व है और इस विचारधारा या इस सोच का मुकाबला करने की ज़रूरत है और ये लोग विचारधारा के स्तर पर काफ़ी प्रशिक्षित हों, ये बहुत सारे आलोचनात्मक आयामों को सही तरीके से समझें, ये क्रांतिकारी चेतना से लैस हों और जब यही लोग आगे बढ़कर पार्टी में जाते हैं, बुर्जुआ वर्ग के विचारधारा से पीड़ित कह सकते हैं, प्रभावित कह सकते हैं, मजदूरों से बातचीत करते हैं, तो फिर ये लोग उनके भीतर एक राजनीतिक चेतना का संचार कर सकते हैं और ऐसी राजनीतिक चेतना से युक्त व्यक्ति ही क्रांति की ओर आगे बढ़ सकता है। तो यह मानते हैं कि क्रांति की जो पूरी संभावना है वह एक सुनियोजित पार्टी के माध्यम से ही हो सकती है और इस सुनियोजित पार्टी में जो वैनगार्ड्स होते हैं, जो अगुवा दस्ता के रूप में लोग होते हैं, वह क्रांतिकारी विचारों से प्रशिक्षित होते हैं, वह समाज की जटिल स्थिति और इससे जुड़े जटिल मुद्दों को समझते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने मार्क्सवाद का जो एक पूरा आयाम है क्रांति से पूर्व सामूहिक गतिविधि का और स्वतः स्फूर्त क्रांति की चेतना आने का, उसमें एक अलग आयाम जोड़ा। दूसरे स्तर पर उन्होंने ट्रेड यूनियनवाद के सीमित लक्ष्यों की भी आलोचना की। उन्होंने यह कहा कि ट्रेड यूनियन जो है या जो ट्रेड यूनियन की जो क्षमता होती है वह सामाजिक लोकतांत्रिक जो चेतना होती है उससे अलग होती है। मजदूर ट्रेड यूनियन चेतना को स्वतः स्फूर्त तरीके से हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह पार्टी का काम है कि वह उनके भीतर सामाजिक लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार करें। अब इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, हम सब अपने आसपास अलग अलग तरह के ट्रेड यूनियंस देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर के पास कोई बड़ा कारखाना है और तो वहाँ पर आपको मजदूरों का एक संघ दिख सकता है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर शिक्षकों का एक ट्रेड यूनियन होता है और मुख्य रूप से जो ट्रेड यूनियन होता है वह अपनी यूनियन के भीतर जो सदस्य होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर शिक्षकों का ट्रेड यूनियन है तो शिक्षकों के हितों की बात करेगा, उनके हितों को पूरा करने की बात करेगा। लेनिन कहते हैं कि भाई ये जो ट्रेड यूनियन की भावना है वह तो स्वतः स्फूर्त तरीके से आ सकती है। प्रत्येक व्यक्ति यह समझ सकता है कि वह जिस पेशे से जुड़ा हुआ है, अगर वो फैक्ट्री में मजदूर है या शिक्षक है या कोई और काम कर रहा है, तो वो अपने हितों को समझ सकता है। लेकिन व्यापक रूप से सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को अवस्थित करना, समाज में मौजूद शोषण को समझना और उसके खिलाफ खुद को राजनीतिक चेतना से लैस करना, यह एक अलग तरह का काम है और उसके लिए इस बात की ज़रूरत है कि एक तरीके से क्रांतिकारी विचारों से प्रशिक्षित लोगों का अगुवा दस्ता हो। तो वो ट्रेड यूनियनवाद का ही विरोध करते हैं और एक अलग बिंदु के रूप में जो पार्टी से जुड़ी हुई है और जो जिसे हम लेनिनवाद का एक अभिन्न अंग मान सकते हैं, वह है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार। और ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित जन पार्टी का समर्थन करते हैं। मार्क्स और एंगल्स के लेखन में इस तरह के पार्टी का विचार सामने नहीं आता है और इसमें जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का जो पूरा अर्थ है वो यह है कि जो सबसे नीचे की इकाई होगी वह अपने ऊपर की इकाइयों के लिए सदस्य का चुनाव करेगी, फिर उससे ऊपर की इकाई उससे ऊपर के स्तर के लिए सदस्यों का चुनाव करेगी। तो नीचे से लोग चुनकर ऊपर की ओर जाएंगे और अंत में जो एक पॉलिट ब्यूरो बनेगा इस प्रक्रिया के माध्यम से, उसके द्वारा लिए गए निर्णय को फिर नीचे लागू किया जाएगा और यहाँ पर एक सख्त तरह का अनुशासन होगा, यानी कि ऊपर पॉलिट ब्यूरो या ऊपर की जो एक निर्णय निर्माण की जो इकाई या जो संस्था होती है उसके निर्णयों को कोई भी चुनौती नहीं देगा। अगर वो चुनौती देता है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और फिर ऐसी चुनौती देने वाले व्यक्ति को पार्टी से निकाला जा सकता है। तो वो यह बोलते हैं कि जो यह नेतृत्व होता है वह एक तरीके का रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नेतृत्व भी होता है, क्योंकि उसे फिर से पार्टी के सदस्यों से एक तरह की अनुमति चाहिए कि वो अपने उच्च पद पर आ पाए। तो इस लिहाज से वह उत्तरदायी भी होता है। अब यह जो पूरा मसला है बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच में एक तरीके के संघर्ष का भी कारण बड़ा,
क्योंकि मेंशेविक इस तरीके से सख्त अनुशासन पर केंद्रीकृत पार्टी की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। वे ये चाहते थे कि पार्टी सुधारात्मक तरीके की राजनीति करे और उस पर आगे बढ़े, लेकिन जो बोल्शेविक थे वो एक अनुशासनबद्ध पार्टी की बात करते थे, जो कि क्रांतिकारी चेतना से लैस क्रांतिकारियों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करे और परिवर्तनकारी राजनीति की ओर समाज को आगे बढ़ाए। साम्राज्यवाद के बारे में लेनिन के विश्लेषण को भी हम उनका एक अनूठा योगदान मार्क्सवाद के भीतर मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेनिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साम्राज्यवाद के बारे में मार्क्सवादी दायरे में रहकर विचार विमर्श किया। कुछ अन्य लोगों ने भी इसमें योगदान दिया, लेकिन मुख्य तौर पर जो लेनिन का योगदान था वह इस बात से संबंधित था कि उन्होंने इसे प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों से जोड़ा और इसके माध्यम से उन्होंने वैश्विक स्तर पर समाजवादी क्रांति की एक रूपरेखा रखी, उसकी एक परिकल्पना की। हम सब ये जानते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर एक देश में क्रांति की बात कही गई थी, या पूंजीवाद की एक देश में सक्रियता को ही काफ़ी अच्छी तरीके से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा था कि मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मार्क्स का विश्लेषण पूरी तरीके से हर समाज पर लागू होने के लिए था। वह एक ऐसे पूंजीवादी समाज की परिकल्पना पर आधारित था जहां पर पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का अस्तित्व था। लेकिन जब लेनिन पूंजीवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं और वहाँ पर वे उसकी गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं, तो वे यह बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक दुनिया में जो वास्तविक अस्तित्वमान राज्य हैं या देश हैं, उनके भीतर पूंजीवाद किस तरीके से काम कर रहा था या कर रहा है, और कैसे वह सीमाओं के से बाहर जाकर एक साम्राज्यवाद की स्थिति पैदा करता है। और वो यह बोलते हैं कि जो पूंजीवाद का जो पूरा ढांचा है, उसमें उसके काम करने का जो तरीका है, उसमें विस्तार जो है, उसका लगातार बढ़ाव होना उसका एक अभिन्न हिस्सा है, और उसके लिए हमेशा एक नए बाजार की ज़रूरत होती है। और इसी संदर्भ में उन्होंने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। 1916 में उन्होंने अपनी सबसे प्रभावशाली किताब इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित की। लेनिन पूंजीवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय और साम्राज्यवादी परिघटना मानते हैं। विकसित पूंजीवादी देशों में संग्रहण का नियम कमोडिटी और पूंजी के अति उत्पादन का संकट पैदा करती है, और यहीं से मुनाफे की दर में गिरावट की प्रवृत्ति सामने आती है। क्योंकि अगर नया बाजार नहीं मिलेगा तो जो पूंजीपति के द्वारा उत्पाद किया जाता है, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, वे वस्तुएं धीरे धीरे बनने के बाद एक जगह बिक्री न होने के कारण उनको रोकना पड़ेगा, और जब वो रुकेंगी या कम होगा उनका उत्पादन, तो उससे एक तरीके का संकट पूरे पूंजीवाद के भीतर आ जाएगा, क्योंकि फिर पूंजीपति को उतना मुनाफा नहीं होगा, फिर वो मजदूरों की छटनी करना शुरू करेगा और एक पूरा पूंजीवादी व्यवस्था मंदी का शिकार हो सकता है। और इसी संदर्भ में वे उपनिवेशवाद की पूरी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, और वे कहते हैं कि मुनाफे की तलाश में ही पूंजी का निर्यात होता है, और इससे पूंजीवादी विश्व को अस्थायी स्थिरता भी हासिल हो जाती है। साम्राज्यवाद जो है उसने दुनिया को प्रभुत्वशाली विकसित औद्योगिक राष्ट्रों और उपनिवेशी समाज में विभाजित किया, और उपनिवेशी समाजों को जबरदस्ती वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का जो प्रमुख आधार रहा वह मजदूरों या फिर कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर एक बड़े बाजार की उपलब्धता के रूप में सामने आया। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था थी पश्चिमी देशों में, उसे एक विस्तार का मौका उपनिवेशों के बाजार ने या सस्ते श्रम और कच्चे माल ने दिया। दरअसल लेनिन के अनुसार विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के बीच प्रतियोगिता के कारण ही इन राष्ट्रों के बीच प्रथम युद्ध के रूप में सैन्य टकराव हुआ। यानी कि लेनिन यह मानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के पीछे जो बुनियादी कारण था वह यही था कि विभिन्न देश जो पश्चिम के थे उन्हें उपनिवेशों के बाजार के लिए आपस में संघर्ष करना पड़ रहा था, और इस संघर्ष की स्थिति से निकलने का एकमात्र तरीका यही था कि कुछ देश अपने आप को इस पूरे संघर्ष से बाहर निकाल लें, ताकि जो प्रभुत्वशाली या मजबूत देश हैं वो उपनिवेशों का
बड़े ही आसानी से शोषण कर पाएँ और अपने देश के भीतर की पूंजीवाद के विस्तार का एक आधार तैयार कर पाएँ। लेकिन चूँकि ये स्थिति नहीं हो रही थी, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इसके कारण से पूंजीवादी व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हुई और इसने लेनिन के अनुसार क्रांति के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा की। इस स्थिति में समाज में पूंजी का संकेंद्रण और वर्ग विभाजन अपने सर्वोच्च स्थिति में पहुंच चुकी है। यानी कि ये उस स्थिति की बात बोल रहे हैं जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था और वहाँ पर वो बोलते हैं कि जो पूंजी होती है वह कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित हो चुकी है और अब पूंजी का निर्यात ज़्यादा हो रहा है वस्तुओं के निर्यात की तुलना में। तो पूरी दुनिया के आर्थिक क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली पूंजीवादी राज्यों द्वारा परजीवी के रूप में जोरदार शोषण किया जा रहा है। लेनिन यह कहते हैं कि आर्थिक एकाधिकार के पूरक के रूप में ही राजनीतिक एकरूपता और राजनीतिक स्वतंत्रताओं के क्षरण जैसी परिघटनाएं सामने आईं, क्योंकि मोटे तौर पर इसका अर्थ यही है कि जहां उपनिवेश स्थापित होंगे, जहां पूरी तरीके से लोगों का शोषण किया जाएगा, वहां पर इस तरीके के लोगों के शोषण का विरोध करने की प्रवृत्ति को दबाने और एक रूप व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो मुख्य तरीका था वो यही था कि एक बलपूर्वक लोगों पर शासन किया जाए और इसी से लोगों की जो बुनियादी स्वतंत्रताएं थीं उनका क्षरण हुआ। तो उपनिवेशवाद ने लोगों के स्वतंत्रताओं का क्षरण किया, क्योंकि साम्राज्यवादी देशों को उनके यहाँ एक रूप शासन स्थापित करके उनके संसाधनों का दोहन करना था। और इसी के आधार पर लेनिन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवाद सैन्यवादी, परजीवी और दमनकारी हो जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और संसाधनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे उपनिवेशों का शोषण करना होता है और उपनिवेशों का शोषण करने के लिए यह आवश्यक होता है कि वहाँ हो रहे हर प्रकार के विरोध को दबाया जाए। वे यह भी कहते हैं कि इस पूरे दौर में उत्पादन ट्रस्टों और कार्टेल के हाथों में संकेंद्रित होता है और पूंजी बैंक के हाथों में रहती है। इसलिए लेनिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस युग में पूरी अर्थव्यवस्था को सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व के अंतर्गत लाना आसान होता है। इस तरह उनका यह कहना है कि जो साम्राज्यवाद है उसने खुद ही समाजवाद के लिए एक पूर्ण आधार तैयार किया। बहरहाल हम यह कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद का जो उनका पूरा विश्लेषण है और जो पूरी तरीके से समाजवाद के एक आधार को तैयार करने की वह बात कर रहे हैं, वह भविष्य की घटनाओं से सही साबित नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साम्राज्यवाद को उपनिवेशों के लिए संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया, वह अपने आप में मार्क्सवाद के भीतर एक अनूठा योगदान माना जा सकता है, जहां वह बिल्कुल साफ तरीके से यह बताते हैं कि जब एक पूंजीवादी देश के भीतर संकट उत्पन्न होता है और वह संकट अत्यधिक उत्पादन और मुनाफे में कमी के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे एक नए बाजार की ज़रूरत होती है और वह उस नए बाजार की तलाश, सस्ते श्रम और कच्चे माल की तलाश उसे अपनी सीमा से बाहर जाने के लिए मजबूर करती है, जहाँ पर उसे अन्य कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अधिकांश मौक़ों पर इसका नतीजा यह होता है कि जो अलग अलग तरह के देश होते हैं वो आपस में संघर्ष करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जहां पूरी दुनिया के स्तर पर समाजवाद का जो आधार तैयार होने की बात लेनिन कर रहे थे वैसा हो पाया था और पूरी दुनिया में क्रांति हो पाई हो। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से एक अंतर्दृष्टि जो पूंजीवाद के विश्लेषण की हो सकती है वह लेनिन के द्वारा प्रस्तुत की गई और यह वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद के काम के तरीके को विश्लेषित करने का एक अभूतपूर्व साधन बन चुकी है वर्तमान समय में भी। जिस भी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि वैश्विक पूंजी के पूरी गतिविधियों को समझें तो उसमें लेनिन का विचार मार्क्स और एंगल्स के विचारों के साथ ही साथ एक सहायक के रूप में सामने आता है। अब लेनिन की बोल्शेविक क्रांति से संबंधित विचारों पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ एक बार फिर से हम देखेंगे कि लेनिन मार्क्सवाद की स्थापित विचारों से थोड़े आगे जाते हैं और उसे वो सोवियत संघ जो बाद में बना और जो पहले रूस था वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर
जो क्रांति की पूरी संकल्पना है वह इस रूप में सामने आती है कि जो देश जहाँ पर पूंजीवाद का विकास हुआ है वहाँ पर ही क्रांति होगी, यानी कि जो देश पूंजीवादी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाए हैं उन्हीं के यहाँ सबसे पहले क्रांति हो सकती है, क्योंकि पूंजीवादी विकास के बाद दो तरीके के वर्गों का निर्माण होगा, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। और जब सर्वहारा वर्ग की स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी तो उसके पास क्रांति करना ही एकमात्र साधन बच जाएगा। और इस विश्लेषण में ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं की गई है जहाँ पर किसानों की प्राथमिकता हो, जहाँ पर औद्योगिकरण आधे अधूरे तरीके से हुआ हो। तो ये स्थिति सोवियत संघ की थी जो उस समय रूस था। और एक बात यहाँ पर जरूर है कि मार्क्स अपने जीवन के आखिरी दौर में मानने लगे थे कि किसानों की प्रधानता वाले एक समाज में भी क्रांति हो सकती है, लेकिन कभी भी यह विचार उनके मुख्य सैद्धांतिकरण का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन लेनिन ने अपने समाज के संदर्भ में इसी बिंदु पर विचार किया। वे यह मानते थे कि रूस एक पैराडिग्मेटिक या एक मिसाल के केस के रूप में है और यह पूंजीवाद का सबसे कमजोर लिंक या पिछड़ा और अर्ध औपनिवेशिक क्षेत्र में स्थित है। देशज बुर्जुआ यहाँ पर कमजोर था उस समय, लेकिन वर्ग चेतना से युक्त सर्वहारा के निर्माण के लिए यहाँ पर्याप्त औद्योगिकरण हो चुका था। तो औद्योगिकरण इतने चरम अवस्था पर नहीं था जिसमें कि पूरे देश को सिर्फ दो भागों में बांटा जा सके, एक पूंजीपति और दूसरा औद्योगिक श्रमिक सर्वहारा वर्ग। लेकिन यह जरूर था लेनिन के अनुसार कि इतना औद्योगिकरण हो चुका है कि लोगों के बीच एक वर्ग चेतना से युक्त सर्वहारा का निर्माण हो पाए। दूसरी तरफ वे कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ को उपनिवेशों से बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका था और वे अस्थायी रूप से अपने श्रमिक वर्ग को तुष्ट कर सकते थे। यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ से यहाँ पर ऐसे बुर्जुआ का तात्पर्य है जो कि अपने लिए काफ़ी हद तक लाभ अर्जित कर रहे थे उद्योगों की स्थापना करके। पिछड़े देशों में समाजवादी क्रांति के विचार ने किसान वर्ग को भी क्रांतिकारी बदलाव के एक एजेंट के रूप में स्वीकार किया और इसमें लेनिन और बाद में माओ त्से तुंग ने यह माना कि बुर्जुआ क्रांति में जो किसान वर्ग है वह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक शक्ति के रूप में भूमिका अदा करता है। और ये वह वर्ग था जिसकी भूमिका के बारे में मार्क्स बिल्कुल ही जागरूक नहीं थे और अपने सैद्धांतिकरण में उन्होंने इसे कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था। लेनिन कहते हैं कि गरीब और मध्य किसान एक सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में मुख्य प्रमुख समर्थक के रूप में सामने आते हैं। पूर्व में सामाजिक क्रांति के बाद मेट्रोपॉलिटन देशों में पूंजीवाद के विरोधाभास ज़्यादा व्यापक हो जाते हैं और ये विश्व क्रांति को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ विश्व स्तर पर ही समाजवादी क्रांति को पूरा किया जा सकता है। हालांकि ये जो विश्व स्तर पर समाजवादी क्रांति को पूरा करने का विचार है लेनिन का, हमने पहले देखा है कि ऐसा कभी हो नहीं पाया और उन्होंने भी मुख्य रूप से रूस के भीतर या सोवियत संघ के भीतर ही क्रांति की। और जब 1917 के वसंत आते आते जो लेनिन के सिद्धांत के विभिन्न कारक थे, यानी कि एक खास तरह की पार्टी का निर्माण, साम्राज्यवाद के कारण पूंजीवाद के भीतर पैदा हुआ संकट, विचारधारा से युक्त और वर्ग चेतना से युक्त लोगों का एक निर्माण, यानी कि ऐसे लोगों का सामने आना जो कि काफ़ी हद तक रूस की स्थिति में बदलाव के लिए जागरूक थे। तो ये सारी परिस्थितियां जब एक साथ सामने आईं तो लेनिन यह कहते हैं कि वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का पूरी तरीके से माहौल बना। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध उस समय चल रहा था, आर्थिक विघटन की स्थिति थी। हालांकि लेनिन की परिकल्पना यह थी कि समाजवादी क्रांति दूसरे स्थानों पर ही होगी, पर उन्होंने यह देखा कि सोवियत यूनियन में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं और अक्टूबर 1917 में लेनिन की पार्टी की ओर से मुख्य शहरी और सैन्य सोवियतों में बहुमत हासिल किया गया और इसने तुलनात्मक रूप से एक रक्तहीन तख्तापलट द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया। और सत्ता पर कब्जा करने के बाद लेनिन ने लगातार यह प्रयास किया कि वह एक खास तरीके से सोवियत संघ को समाजवादी रास्ते पर ले जाएं। निश्चित रूप से बोल्शेविक क्रांति एक हिंसक क्रांति नहीं थी, लेकिन इसमें एक यह प्रयास किया गया था कि जो भी व्यक्ति रूस की स्थिति को समझ रहा है, जो भी व्यक्ति बोल्शेविक पार्टी से जुड़ा हुआ है,
उसके भीतर एक समझ विकसित हो रूस की स्थिति के बारे में, और उस समझ के आधार पर वह रूस को एक खास तरीके की परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिए तैयार हों। और यही वह कारण था जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति को अपने आप को लोगों के भीतर स्थापित करने में सहायता मिली। क्रांति के बाद की स्थिति में लेनिन ने कुछ खास या विस्तृत लेखन नहीं किया। 1918 के वसंत के बाद लेनिन के लेखन के लहजे में खास बदलाव भी आया, और काउंसिल ऑफ पीपल्स कॉमिसर्स के चेयरमैन के रूप में उन्हें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में, मसलन शहरी भूखमरी, परिवहन और सेना का विघटन, विदेशी हस्तक्षेप और गृह युद्ध। उन्होंने इन सभी संकटों का सामना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक तरह का अनुशासन पार्टी के भीतर होना चाहिए और साथ ही देश के भीतर भी अनुशासन लागू होना चाहिए। तो पार्टी के भीतर उन्होंने लोकतांत्रिक केंद्रवाद की पूरी जो विचार था या जो उसकी जो अवधारणा के मुख्य बिंदु थे उन्हें लागू किया। कम्यून मॉडल के स्वप्रशासन और विकेंद्रीकरण की जगह सर्वहारा की तानाशाही का ज़्यादा सख्त संस्करण सामने आया। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मार्क्सवादी सिद्धांत के भीतर भी यह माना जाता है कि जब क्रांति होगी तो क्रांति के बाद के दौर में सर्वहारा की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्थिति आएगी। मार्क्स ने और एंगल्स ने कभी भी इसको साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया कि इसे किस तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे इस बात पर बल देते हैं कि क्रांति के तुरंत बाद भी जो एक प्रतिक्रांति की शक्ति होगी या जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां होंगी जो इस क्रांति का जो कि मजदूरों के द्वारा की जाती है उसका विरोध करेंगी, तो उन तत्वों से निपटने के लिए, उनका दमन करने के लिए यह आवश्यक होगा कि जो एक लंबे समय तक सर्वहारा की तानाशाही रहे, यानी कि सरकार जो है वह श्रमिक वर्ग या उसके प्रतिनिधियों के हाथों में रहे और इसके माध्यम से वह उन तत्वों का दमन करे जो कि क्रांति के इस पूरे लक्ष्य को कुचलना चाहते हैं। और इस लिहाज से लेनिन ने भी एक तरीके से सर्वहारा की तानाशाही के पूरे विचार को अपनाया और उन्होंने एक विकेंद्रीकृत कम्यून मॉडल की जगह सख्त अनुशासन वाली व्यवस्था की स्थापना की। और यह एक ऐसा मॉडल था जिसमें यह माना गया कि जो पार्टी या स्टेट जो होता है उसमें वर्ग की सारी ऊर्जा निहित होती है। तो जिस तरीके से अगर हम विकेंद्रीकरण शासन की कल्पना करें तो हम देखेंगे कि इसमें यह बात सामने आती कि हर छोटे विकेंद्रीकृत समूह के पास अपने मामलों को संचालित करने के लिए एक तरह की स्वायत्तता है। लेकिन जिस तरह की परिकल्पना मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के माध्यम से आगे बढ़ी, उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि पूरी की पूरी शक्ति जो पार्टी है या जो राज्य है, राज्य और पार्टी एक दूसरे के काफ़ी हद तक पूरक बन गए, उनके हाथों में चली गई। जब विदेशी युद्ध और गृह युद्ध समाप्त, विदेशी हस्तक्षेप और गृह युद्ध समाप्त हुआ मार्च 1921 में, तब लेनिन ने अपनी पार्टी की नई आर्थिक नीति की घोषणा की और जो कि एक तरीके से रणनीतिक रूप से पीछे हटने वाला कदम था। रणनीतिक रूप से पीछे हटने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरीके से समाजवादी आधार पर उत्पादन को बढ़ावा देने के बजाय इसमें किसानों को व्यापार करने के लिए अच्छी खासी छूट प्रदान की गई। लेनिन यह मानते थे कि समाजवादी सेक्टर के विस्तार से पहले एक लंबे समय तक मिश्रित अर्थव्यवस्था को कायम रखने की आवश्यकता है, यानी कि अगर लोगों पर एक तरीके से बिल्कुल अनुशासन और एक खास तरीके की उत्पादन प्रणाली को सौंप दिया जाए तो फिर यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होगा। हम जानते हैं कि बाद में स्टालिन के समय, जो लेनिन के बाद सोवियत यूनियन के नेता बने, इस तरह की कोशिशें की गई जिनका कि काफ़ी घातक नतीजा सामने आया। तो लेनिन ये चाहते थे कि एकदम से पूरा बदलाव ना करके धीरे धीरे बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। और उन्होंने पार्टी के भीतर गुटबंदी पर प्रतिबंध लगाया और गैर दलीय आलोचकों के खिलाफ सख्त नियम भी बनाए। यह एक तरीके से ऐसे तत्व थे जो कि लेनिन के विचारों के नकारात्मक पहलू के रूप में भी माने जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जा सकती है जहां पर विरोधियों के लिए या अलग तरह का विचार रखने वाले लोगों के लिए स्थान ना हो।
1922 के अंत और 1923 में लेनिन ने अपने कुछ आखिरी लेख लिखे। असल में इस समय तक वे अपने दूसरे पक्षाघात या स्ट्रोक के कारण तकरीबन रिटायर हो चुके थे। इसी समय उन्हें क्रांति के बाद लिए गए अपने फैसले पर सोचने विचारने का मौका मिला। उन्हें इस बात से बहुत पीड़ा हुई कि राज्य संयंत्र बहुत से ऐसे दमनकारी काम कर रहा है जो जार के शासन के दौरान होने वाले दमन की तरह ही थे। उन्होंने यह भी माना कि कम्युनिस्ट निरंकुश हो गए हैं, वे अक्षम प्रशासक साबित हुए हैं और वे लोगों से लगातार दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि स्टालिन सहित कुछ नेता तो इतने अभद्र हो गए हैं कि उन्हें सत्ता से पूरी तरह से वंचित कर देना चाहिए। यह बात उन्होंने एक पत्र में कही थी। अब जो लेनिन का जो ये इस तरीके के जो विचार थे वो एक तरीके से अपने जो काम उन्होंने किए थे उन्हीं कामों के विश्लेषण की तरह थे और लेनिन को यह बात समझ में आने लगी थी कि उनके बहुत तरह के जो फैसले थे वो असल में आम जनता के प्रति बहुत सद्भावना से किए गए फैसले नज़र नहीं आ रहे थे और इन फैसलों में एक ऐसी व्यवस्था का संकेत मिल रहा था जो सर्वाधिकारवाद की ओर आगे बढ़ रहा था। इसीलिए कई बार यह माना जाता है कि असल में बाद में जो स्टालिन के रूप में एक सर्वाधिकारवादी शासन सोवियत यूनियन में स्थापित हुआ उसकी कुछ बुनियाद खुद लेनिन ने ही रख दी थी। हालांकि लेनिन कुछ मामलों में काफ़ी हद तक आदर्शवादी थे। मिसाल के तौर पर वह मानते थे कि सोवियत यूनियन के सभी घटकों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए और उन्होंने यह अधिकार दिया भी। लेकिन एक समय पर जब उन्हें यह लगा कि सोवियत यूनियन कई तरह के खतरों से जूझ रहा है तो उन्होंने पार्टी के भीतर असहमति और बाहर से आने वाली किसी भी आलोचना को सुनने से इनकार कर दिया या उस पर उन्होंने रोक लगा दी और इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी एक ऐसे निरंकुश संस्था के रूप में तब्दील होती गई जहां पर हर प्रकार के विचारों का स्वागत नहीं होता था बल्कि सिर्फ उन्हीं विचारों का स्वागत होता था जो कि दल की मुख्य विचार या जिसे पार्टी लाइन कहा जाता है वो उसके अनुरूप होती थी। तो इससे मुख्य रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि लेनिन को भी यह एहसास होने लगा कि जो व्यवस्था सर्वहारा की तानाशाही के नाम पर स्थापित की गई है वह लोकतांत्रिक मूल्यों से या जनता की भावनाओं से या जनता की आवाज़ से दूर होती जा रही है और इस संदर्भ में उन्होंने कुछ नेताओं के नाम भी लिए। और यहाँ हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि असल में इस पूरे संदर्भ में खुद मार्क्सवाद के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, मार्क्स और एंगल्स के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि वे सर्वहारा की तानाशाही को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं उसमें इस बात की पूरी संभावना है या इस बात का पूरा खतरा है कि इसका उपयोग सिर्फ पार्टी या कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा किया जाने लगे। हालांकि खुद मार्क्स और एंगल्स इस तरह की बात नहीं कहते हैं, लेकिन चूंकि इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लोगों के असहमति या प्रतिरोध की आवाज़ को सामने लाने के लिए साफ व्यवस्था, स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स और एंगल्स के डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट के विचार में भी यह खतरा सन्निहित रहा है। अगर हम लेनिन के इन विचारों को देखने के बाद उनकी आलोचना की तरफ बढ़ें तो हम यह कह सकते हैं कि उनकी आलोचना खुद उनके कई सहयोगियों ने की। हमने यह देखा कि मेंशेविकों ने एक तरीके से जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार प्रस्तुत किया गया था उसकी आलोचना की थी। इसके अलावा ट्रॉट्स्की और रोजा लग्जमबर्ग ने भी लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अवधारणा का विरोध किया। ट्रॉट्स्की और रोजा लग्जमबर्ग का यह मानना था कि जिस तरीके से लेनिन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं उस लोकतांत्रिक केंद्रवाद में असहमति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। एक ऐसी अनुशासनात्मक ढांचे का निर्माण लेनिन ने किया है या लेनिन कर रहे हैं जिसमें कि पूरी तरीके से जो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का कुछ समूह जिन बातों को कहेगा, निचले स्तर के पार्टी के लोगों को उन्हीं चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो एक तार्किक या खुली बातचीत के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण लोकतांत्रिक केंद्रवाद के माध्यम से होगा जो कि पार्टी को
और पूरी व्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था में, बंद व्यवस्था में बदल देगी और इस बंद व्यवस्था के भीतर लोगों को अपनी असहमति दर्ज कराने का मौका नहीं मिलेगा। रोज़ा लग्जमबर्ग ने लेनिन के विचारों के संदर्भ में इस बात पर भी बल दिया कि लेनिन जिस तरीके से पार्टी की बात कर रहे हैं वह भी सही नहीं है, क्योंकि रोज़ा लग्जमबर्ग ये मानती थी कि लोगों के भीतर एक स्वतः स्फूर्त चेतना आनी चाहिए, एक ऐसी चेतना आनी चाहिए जहां लोग खुद अपने समय की स्थितियों को देखें, उसके बारे में आलोचनात्मक तरीके से विचार करें और अपनी समझ बनाएं। रोज़ा लग्जमबर्ग का यह मानना था कि अगर हम कुछ प्रशिक्षित या वैनगार्ड एक्टिविस्टों के हाथों में लोगों को प्रशिक्षित करने का काम दे देंगे तो इससे कई तरह की विकृतियां सामने आ सकती हैं और जो लोग होंगे उनके भीतर की जो चेतना होगी वो बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत नहीं होगी। तो इस लिहाज से भी रोज़ा लग्जमबर्ग ने उनके पार्टी के विचार की आलोचना की। तीसरे स्तर पर उन्होंने मार्क्सवाद को, उन्होंने का यहाँ पर तात्पर्य है लेनिन ने मार्क्सवाद को एक विज्ञान के रूप में ढालने की कोशिश की। मार्क्सवाद को विज्ञान के रूप में ढालने के इस पूरे प्रयास में सिर्फ ऐसा नहीं था कि लेनिन पहले व्यक्ति थे। लेनिन के पहले खुद फ्रेडरिक एंगल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद मार्क्सवाद को एक विज्ञान का दर्जा दिया था। जब हम किसी चीज़ को विज्ञान कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि हम यह मानते हैं कि यह चीज़ हमारे भावनाओं से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम करेगी। जब हम कहते हैं कि ये विज्ञान का नियम है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिपरक रूप से इसमें कोई खास दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि H2O जल होता है तो H2O जल हर स्थिति में होता है, चाहे वो हम दुखी हों या खुश हों। तो इसी लिहाज से जब हम यह कहते हैं कि मार्क्सवाद एक विज्ञान के रूप में है तो इसका मतलब यह है कि मार्क्सवाद के काम के करने का एक निश्चित तरीका है, उसके आधार पर जब हम काम करेंगे तो एक खास तरीके से काम करेंगे और उस काम को हर बार यह कहकर भी सही ठहराया जा सकता है कि चूंकि एक विज्ञान है तो इसी तरीके का काम होना चाहिए। और यह बात बाद में मार्क्सवाद की एक गंभीर खामी और गंभीर सीमा बन गई। इसके कारण से दो स्तरों पर नुकसान हुआ। एक, मार्क्सवाद के भीतर प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति को, और जब हम यहाँ मार्क्सवाद की बात करें इसका मतलब वैज्ञानिक मार्क्सवाद से है, तो वैज्ञानिक मार्क्सवाद जिसको कि सोवियत संघ में आगे बढ़ाया गया उसमें प्रश्न उठाने की प्रवृत्ति पर ही रोक लगाने की बात आई। और दूसरे स्तर पर जो कई तरह की नीतियाँ थीं जो दमनकारी थीं, जिन्हें कई बार अमानवीय भी कहा जा सकता है, या राज्य के द्वारा जब कई बार हिंसा का प्रयोग किया गया तो उसे मार्क्सवाद के विज्ञान के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की गई। मृत्यु जब हो गई लेनिन की तो उनके मृत्यु के बाद स्टालिन के आधिपत्य के दौरान लेनिनवाद की एक ऐसी विचारधारा बन गया जो कि क्रांति कराने में सहायक होता है और सोवियत यूनियन के शासकों और विश्व साम्यवादी आंदोलन में उसके समर्थकों ने इसका अपने तरीके से इस्तेमाल किया। यानी कि लेनिनवाद सत्ता और वैधता दिलाने वाली विचारधारा के रूप में तब्दील हो गया। और अगर हम इस आलोचना को पिछली आलोचना से जोड़कर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वैधता दिलाने के लिए या फिर सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए स्टालिन ने अक्सर लेनिनवाद का उपयोग किया और लेनिनवाद के इस उपयोग के कारण खुद लेनिन के विचारों में काफ़ी विकृति आ गई। हम जानते हैं कि स्टालिन ने कई ऐसे निर्णय लिए जिसे उन्होंने सही साबित करने के लिए साम्यवाद की स्थापना के लक्ष्य का सहारा लिया। उनका मुख्य जोर इसी बात पर था कि हमें एक खास तरीके से खास दिशा में आगे बढ़ना है क्योंकि हम मार्क्सवाद के विज्ञान के आधार पर काम कर रहे हैं और ऐसा करके ही हम साम्यवाद तक पहुंच पाएंगे। अगर हम लेनिन की इन आलोचनाओं को ध्यान में रखें तो हम यह कह सकते हैं कि लेनिन एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद का प्रयोग किया और उसके माध्यम से उन्होंने मार्क्सवाद का विस्तार किया, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी। लेकिन अपने इस प्रयास में वे एक ऐसी व्यवस्था की संभावनाओं को पहचान नहीं पाए जहां पर उनके द्वारा निर्मित तत्व एक सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना कर सकते थे। हालांकि अपने जीवन के आखिरी समय में उन्हें इस बात का एहसास हुआ
कि कम्युनिस्ट लोग जनता से दूर हो गए हैं या जनता से कट गए हैं, जो कि पूरी पार्टी के लिए या पूरी व्यवस्था के लिए एक घातक चीज़ है। लेकिन मुख्य रूप से वे इस दिशा में आगे बढ़ती कम्युनिस्ट पार्टी को रोकने में समर्थ नहीं हुए। सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसमें कि लेनिन एक नेता के रूप में अपने मृत्यु के समय तक रहे, उसमें इस बात पर बल दिया गया कि जो ऑफिशियल मार्क्सवाद है, जिसकी व्याख्या खुद उनकी पार्टी कर रही है, वही असली मार्क्सवाद है। इसके अलावा जो भी विचार सामने आए उसे एक तरीके से अवैध विचार माना गया, अक्सर उसे संशोधनवाद की संज्ञा दी गई। और लेनिन हालांकि पूरी तरीके से एक सर्वाधिकारवादी शासक नहीं थे और उनके बाद के लेखन में एक तरीके से एक अंतर द्वंद्व भी सामने आता है कि जो निर्णय उनकी सरकार ने या उनकी पार्टी ने लिए वो सही थे या नहीं। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि लेनिन इस लिहाज से पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए या काफ़ी हद तक विफल रहे कि वे सोवियत यूनियन में क्रांति के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को पर्याप्त स्थान नहीं दे पाए। अगर वे लोकतंत्र के साथ या लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समाजवाद को आगे बढ़ाने की बात करते, अगर वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद को इस तरीके से परिभाषित करते कि उसमें आलोचना और मंथन, आत्ममंथन की भी गुंजाइश रहती, तो यह ज़्यादा बेहतर होता सोवियत यूनियन के लिए। लेनिन के बाद जब स्टालिन आते हैं तो असल में वो उन सारे सूत्रों को जो कि लेनिन के विचारों में निहित थे, उसको, उसकी विकृति को एक चरम अवस्था तक ले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से स्टालिन ने सोवियत यूनियन में लोगों के साथ बर्ताव किया, वैसा बर्ताव करने का इरादा लेनिन का भी था। लेनिन एक क्रांतिकारी थे और वे अपने विचारों के माध्यम से रूस के समाज को एक सही दिशा में ले जाना चाहते थे। वे यह चाहते थे कि क्रांतिकारी आम लोगों को प्रशिक्षित करे, वे चाहते थे कि क्रांतिकारी लोगों से जुड़े हुए रहे, वे चाहते थे कि लोग खुद अपने भीतर समाजवादी समाज बनाने की चेतना को स्थापित करें। लेनिन के विचारों का महत्व इसी बात से हम समझ सकते हैं कि आज भी विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में भी लेनिनवाद के नाम से पार्टियां खुद को जोड़ती हैं। हिंदुस्तान में भी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का अस्तित्व है और इसका अर्थ यह है कि अभी भी, जबकि अधिकांश देशों में जो कम्युनिस्ट शासन उसका पतन हो चुका है, अभी भी लोगों का एक ऐसा समूह है जो यह मानता है कि एक बेहतर समाज की स्थापना करने के लिए, समाजवादी रास्ते पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए लेनिन का विचार एक आकर्षक और पथ प्रदर्शक विचार के रूप में उनके सामने मौजूद है, जिसके माध्यम से वे एक बेहतर समाज की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेनिन के बारे में अपनी इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अगली चर्चा में हम मिलेंगे और एक नए पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार।